हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। चलो इसका 33वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है द गार्डन पार्टी। देखते हैं लेखक के विचार। इसमें एक सोफी नाम की लड़की है और उसके पिता उसको पत्रों के माध्यम से फिलोसफी सिखा रहे हैं। एक बार लगभग 1 साल पहले हिडले ज्योतिष पर एक पुस्तक खरीद लाई थी। एक अन्य समय वह टेरो कार्ड्स का एक सेट ले आई थी और अगली दफा अध्यात्मवाद पर एक पुस्तक थी। हर बार उसके पिता ने अंधविश्वास और उसकी विवेचनात्मक अक्षमता पर लेक्चर दिया था, किंतु अंतिम चोट मारने के लिए उसने अब तक प्रतीक्षा की थी। उसका प्रति आक्रमण अचूक रूप से सही था। साफ था कि वह अपनी बेटी को उस तरह की चीजों के विरुद्ध चेतावनी दिए बिना नहीं होने देना चाहता था। पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए उसने एक रेडियो स्टोर में टीवी स्क्रीन से वेव किया था। वह समय को इस सारी तबालत से बचा सकता था। उसके मन में सबसे अधिक जिज्ञासा थी सोफी को लेकर। सोफी, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? तुम मेरे जीवन में क्यों आई हो? आखिर में सोफी को अपने ही बारे में एक किताब दे दी गई थी। क्या यह वही किताब थी जो अब हिडले के हाथ में थी? यह तो केवल एक रिंग बाइंडर था, किंतु फिर भी एक व्यक्ति अपने आप को एक किताब में कैसे पा सकता था? यदि सोफी ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? अब क्या होने वाला है? अब क्या हो सकता था? उसके रिंग बाइंडर में थोड़े से ही पन्ने शेष बचे हैं। गहन दार्शनिक अध्ययन के बाद जो यूनानी दार्शनिकों से लेकर आज तक के विचारकों तक फैला है, हमने पाया है कि हम अपना जीवन एक मेजर के मस्तिष्क में जी रहे हैं, जो इस समय लेबनान में एक यूएन पर्यवेक्षण की तरह काम कर रहा है। उसने लिलीसेंड में अपनी बेटी के लिए हमारे बारे में एक पुस्तक लिखी है। उसकी बेटी का नाम हिडले मोलर नैन है और वह भी उसी दिन 15 साल की हुई है जिस दिन सोफी का 15वां जन्मदिन था। हमारे बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी वह 15 जून को उसके जन्मदिन पर उसके बर्थ की साइड टेबल पर हिडले ने सवेरे उठने पर देखी। और भी सही कहूँ तो यह एक रिंग बाइंडर के रूप में थी और जैसे ही यह यहाँ बोल रहे हैं, वह अपनी उंगली के नीचे रिंग बाइंडर में अंतिम पृष्ठों को महसूस कर सकती है। इस प्रकार के भय का भाव टेबल के चारों ओर फैलना शुरू हो गया। हमारा अस्तित्व इसलिए हिडले मोलर नैन के लिए लगभग एक प्रकार के जन्मदिन विषयांतर से अधिक कुछ नहीं है। हम सभी का आविष्कार मेजर की बेटी के दार्शनिक शिक्षा की रूपरेखा के लिए ही किया गया है। उदाहरण के लिए इसका अर्थ यह है कि बाहर दरवाजे पर खड़ी मर्सिडीज की कीमत पर 1 सेंट भी नहीं है। यह सब एक खेल, एक कहानी किस्सा है। इसकी कीमत उस सफ़ेद मर्सिडीज से अधिक नहीं है जो बेचारे यूएन मेजर के सिर में बार-बार चक्कर लगा रही है। मेजर इस क्षण सूरज की गर्मी से बचने के लिए खजूर के पेड़ की छाया में बैठा है। प्रिय दोस्तों, लेबनान में दिन के समय बहुत गर्मी होती है। कूड़ा करकट वित्तीय सलाहकार चीख पड़ा, ये संपूर्ण शुद्ध बकवास है। आपको अपनी राय बनाने की पूरी आज़ादी है। अल्बर्टो बिना किसी परेशानी या असमंजस के बोल रहा था, किंतु सत्य यह है कि यह गार्डन पार्टी पूरी तरह शुद्ध बकवास है। सारी पार्टी में तरक्की खुराक सिर्फ मेरी एक स्पीच है। इस पर वित्तीय सलाहकार उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यहाँ हम हैं जो व्यापार को अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर प्रकार के जोखिम के लिए बीमे की छतरी हो। और यह महाशय सर्वज्ञता सज्जन आते हैं जो अपने इन सब दार्शनिक दोषारोपणों से इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं, यह एक अस्तित्वात्मक आपदा है। उदाहरण के लिए आप बस करंट बुशेज के नीचे एक निगाह मार लें और आप देख लेंगे
जान जाएँगे कि मेरा अभिप्राय क्या है। आप अपने सारे जीवन के ढह कर गिर जाने का तो बीमा नहीं कर सकते और न ही आप इसका बीमा कर सकते हैं कि सूरज बुझ जाएगा। क्या हमें यह सब बर्दाश्त करना है? जोआना के पिता ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया और इसी तरह सोफी की माँ ने भी अपना सिर हिलाया। कैसी शर्म की बात है, उसने कहा, और यह भी तब हो रहा है जब हमने खर्चे में कोई कमी नहीं की। कम उम्र वाले मेहमानों ने अल्बर्टो की ओर देखना जारी रखा। हम और सुनना चाहते हैं, एक चश्मा लगाए, घुंघराले बालों वाले लड़के ने कहा। थैंक यू, पर कहने को कुछ अधिक या कुछ और विशेष है नहीं। जब आप यह अनुभव कर लें कि आप दूसरे आदमी की निर्दिष्ट चेतना में एक स्वप्नबिंब हैं, तब मेरी राय में सर्वाधिक समझदारी मौन रहने में है। किंतु मैं इस आशंका के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोग दर्शनशास्त्र में एक छोटा-सा कोर्स करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम पुरानी पीढ़ी के जीवन मूल्यों के प्रति आलोचनात्मक बने रहें। यदि मैंने सोफी को कोई चीज़ पढ़ाई है, तो वह बिल्कुल सही है कि वह आलोचनात्मक ढंग से सोचे। हेगल इसे नकारात्मक रूप से सोचना कहता है। वित्तीय सलाहकार अभी भी खड़ा था और मेज पर अपनी उंगलियां बजा रहा था। यह आंदोलनकारी उन सब बढ़िया जीवन मूल्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो हमारे स्कूल, हमारे चर्च और स्वयं हमने नई पीढ़ी में भरने की चेष्टा की है। यही वे लोग हैं जिनके सामने भविष्य खुला पड़ा है और यह ही एक दिन विरासत विरासत में वह सब पाएंगे जो हमने बनाकर तैयार किया है। यदि इस आदमी को तुरंत यहाँ से नहीं हटाया जाता, तो मैं अपने वकील को बुला लूँगा। उसे मालूम है कि ऐसी स्थिति में कैसे निपटना है। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप इस स्थिति से निपटते हैं या नहीं, क्योंकि आप छाया से अधिक और कुछ नहीं हैं। खैर, जो भी हो, सोफी और मैं इस पार्टी से जाने जाने ही वाले हैं, क्योंकि दर्शनशास्त्र का कोर्स हमारे लिए केवल शुद्ध वैचारिकी ही नहीं बना रहा है, इसका अपना एक व्यावहारिक पक्ष भी है। जब सही समय आएगा तो हम अपने गायब हो जाने का काम भी स्वयं करेंगे। यही वह तरीका है जिससे हम मेजर की चेतना से चुपके से बाहर आ जाने का रास्ता बनाएंगे। हेलेन एमंडसन ने अपनी बेटी की बाह पकड़ ली। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही, सोफी? सोफी, जा रही हो क्या? सोफी ने अपनी मोम को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसने अल्बर्टो की ओर देखा। मोम कितनी दुखी है। नहीं, यह तो सिर्फ हास्यास्पद है। मत भूलो तुमने क्या सीखा है। इसी तरह की मूर्खताएं हैं जिसमें जिनमें हमें समय को मुक्त करना है जिनसे हमें समय को मुक्त करना है। तुम्हारी माँ बड़ी प्यारी और दयालु महिला है, बिल्कुल लिटिल रिटिल रेड राइटिड हुड की भांति, जो एक दिन मेरे दरवाजे पर आई थी और अपनी टोकरी अपनी दादी माँ के लिए भोजन से भर रखी थी। तुम्हारी माँ उस प्लेन से ज़्यादा दुखी नहीं है जो अभी वो यहाँ उड़ रहा था और जैसे अपनी कलाबाजियों के लिए ईंधन की चिंता थी। मैं सोचती हूँ कि मैं समझ रही हूँ आपका मतलब क्या है, सोफी ने कहा और अपनी माँ की ओर अपनी पीठ मोड़ ली। यही कारण है मुझे वह करना है जो वह कहता है, मॉम। एक दिन तो मुझे आपको छोड़ना ही था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, उसकी माँ बोली, किंतु यदि उसके ऊपर एक और आसमान है, तो भी तुम्हें उड़कर जाना होगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं गोविंदा का पूरा ध्यान रखूंगी। यह रोजाना क्या 1 या 2 पत्ते गोभी के खाता है? एल्बर्टो ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। न तो तुम्हें और न ही किसी और को हमारी याद आएगी। इसका सीधा-सा कारण यह है कि आप में से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। आप लोग छाया-परछाई के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। यह तो सबसे घटिया अपमान है जो मैंने अपने जीवन में सुना है। श्रीमती इंगरब्रिगटन फूट पड़ी। उनके पति ने अ, सहमति से अपना सिर हिलाया। यदि और कुछ नहीं हो सकता तो भी हम
चरित्र हनन के लिए उसे दोषी सिद्ध कर सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि यह साम्यवादी है। यह हमसे वे सारी चीज़ें छीनना चाहता है जिन्हें हम प्यारी समझते हैं। यह आदमी बदमाश है। यह कहने के बाद अल्बर्टो और वित्तीय सलाहकार दोनों बैठ गए। सलाहकार का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अब जोआना और जेरेमी भी आ गए और मेज पर बैठ गए। उसके कपड़े मिट्टी से सने और गुचल-मुचल से हो गए थे। जोआना के सुनहरे बालों में मिट्टी और कीचड़ की परतें बन गई थी। "मोम, मुझे बच्चा होने वाला है," उसने घोषणा की। "ठीक है, किंतु तुम्हें घर जाने तक तो प्रतीक्षा करनी होगी।" उसे तुरंत अपने पति से समर्थन मिला उसे थोड़ा स्वयं को सीमित करना पड़ेगा, उसने कहा और अगर उसे नाम आज ही देना है, तो उसे इसका प्रबंध स्वयं करना होगा। अल्बर्टो ने एक गंभीर मुद्रा बनाते हुए सोफी की ओर देखा। अब समय हो गया, क्या तुम जाने से पहले हमारे लिए थोड़ी और कॉफ़ी नहीं लाओगे? उसकी माँ ने कहा, ज़रूर, मॉम, अभी लो, अभी लाई। सोफी ने मेज़ से थर्मस उठाया, उसे और कॉफ़ी बनानी थी। जब वह कॉफ़ी का ब्रू तैयार होने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने चिड़ियों और गोल्डफ़िश को दाना खाना डाला। वह बाथरूम में गई और गोभी का एक पत्ता गोविंदा के आगे रख दिया। उसे बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दी थी, किंतु उसने कैट फूड की कैट फूड की बड़ी कैन खोली और एक बाउल में से उसे खाली कर दिया और बाउल को पैड़ियों पर रख दिया। उसने महसूस किया कि उसकी आँखों में आँसू उमड़ रहे हैं। जब वह कॉफ़ी लेकर लौटी तो उसे गार्डन पार्टी एक युवा स्त्री के दार्शनिक उत्सव के बजाय बच्चों की पार्टी अधिक नज़र आई। कई सोडे की बोतल मेज़ पर टूटी पड़ी थी। सारे टेबल क्लॉथ पर चॉकलेट केक के धब्बे लगे हुए थे और क्रिसमस रिबन की तस्तरी लान पर उल्टी पड़ी थी। जैसे ही सोफी आई, लड़कों में से किसी ने एक पटाखा परतों वाले केक के पास छुड़ा दिया, जिसके विस्फोट से केक टेबल पर सब और मेहमानों को जा लगा। सबसे अधिक नुकसान श्रीमती एंगरबिग्स्टेन के लाल पैट्स वाले सूट को हुआ। लाल प्रिंट्स वाले सूट को हुआ। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसने और अन्य सभी ने इन सब को अत्यंत धैर्य के साथ लिया। जोआना ने चॉकलेट केक का बहुत बड़ा हिस्सा लिया और इसे जेरेमी के सारे मुंह पर पोंछ दिया और फिर चाट-बाँट कर इसे हटाने लगी। उसकी माँ और अल्बर्टो दूसरे लोगों से थोड़ा-सा हटकर ग्लाइडर में बैठे थे। उन्होंने सोफी को वेव किया। तो आखिरकार तुम्हारी अपनी गोपनीय बात हो ही गई, सोफी ने कहा। और बेटी, तुम बिल्कुल सही थी, उसकी माँ ने कहा, जो अब काफी उत्साहित नजर आती थी। अल्बर्टो अत्यंत परोपकारी व्यक्ति है। मैं तुम्हें उसकी मजबूत बाहों में सौंपती हूँ। सोफी उसके बीच में बैठ गई। दो लड़के किसी तरह से छत पर चढ़ आए थे। एक लड़की अपने हेयरपिन से सारे गुब्बारों में छेद करती फोड़ती घूम रही थी। तभी एक अनामंत्रित मेहमान मोटरसाइकिल पर आया। वह बियर का एक कैरेट और एक्वाटिक की बोतल कैरियर पर बांधे हुए था। कुछ सहायता करने वालों ने अंदर बुलाकर उसका स्वागत किया। इस पर वित्तीय सलाहकार मेज से उठा। उसने तालियां बजाई और कहा, क्या आप एक गेम खेलना पसंद करोगे? उसने आगे बढ़कर बियर की एक बोतल हथिया गटागट पी गया और खाली बोतल लॉन के बीच में खड़ी कर दी। फिर वह मेज की तरफ बढ़ा और बर्थडे केक के आखिरी 5 छल्ले उठा लाया। उसने दूसरे मेहमानों को दिखाया कि छल्लों को कैसे-कैसे फेंका जा सकता है। वो बोतल की गर्दन पर गिरे। मृत्यु की हिचकियाँ और गड़गड़ाहट। अल्बर्टो बोला, बेहतर होगा कि हम यहाँ से चल दें, इसके पहले कि मेजर इन सब को खत्म कर दे और हिटलरिंग बाइंडर को बंद कर दे। यह सब तुम्हें अकेले साफ करना पड़ेगा, मॉम।
कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए ये कोई जीवन नहीं था। यदि अल्बर्टो तुम्हें एक बढ़िया जीवन दे पाता है, तो मुझसे ज़्यादा खुशी कोई और नहीं होगा। क्या तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि उसके पास एक सफ़ेद घोड़ा है? सोफ़ी ने गार्डन पर सब ओर नज़र दौड़ाई। इसे पहचानना मुश्किल था। बोतलें, चिकन बोन्स, बेन्स और बलून्स घास में कुचले दबे पड़े थे। एक समय यह मेरा लिटिल गार्डन ऑफ ईडन था, उसने कहा, और अब तुम्हें इससे बाहर निकाला जा रहा है, एल्बर्टो ने कहा। लड़कों में से एक सफ़ेद मर्सिडीज में बैठा था। उसने तेजी से इंजन चलाया और कार गार्डन गेट से टकराती हुई ग्रेवल पाथ से होती हुई गार्डन में आ गई। सोफे ने अपनी बाह पर एक सख्त पकड़ महसूस की। उसे उसकी मात में खींचकर ले जाया जा रहा था। फिर उसने अल्बर्टो की आवाज़ सुनी। अब उसी सन सफ़ेद मर्सिडीज सेब के पेड़ में जा टकराई। कच्चे फल झटक कर गिर पड़े और गाड़ी की हुड पर बिखर गए। यह तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, बीती सलाहकार चिल्लाया। मैं अच्छा खासा मुआवजा मांग रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसे पूरा समर्थन दिया। ये उस कलुए बदमाश की गलती है, कहा है वह। वे सब पतली हवा में गायब हो गए। हेलन अमंडसन ने कहा। उसके स्वर में अभिमान का पुट था। वह उठकर सीधी खड़ी हो गई, चलकर लंबी मेज पर तक आई और दार्शनिक गार्डन पार्टी होने के बाद की सारी सफाई करने में जुट गई। और काफ़ी चाहिए किसी को। यहाँ पे हमारा 33वां अध्याय खत्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।